हमें जो वर्णन मिलता है अयोध्या आदिपुरी थी। तो आदिपुरी का क्या मतलब होता है? आदि का मतलब होता है जो फर्स्ट था, पुरी का मतलब होता है जो कैपिटल थी। सो इट वाज द फर्स्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। अब प्रश्न उठता है कब बसाया था और मनु जी कौन थे? तो कौशल्या का मतलब है जैसे पहले ज़माने में जो क्वीन होती थी तो उसको देश के नाम दिए जाते थे, जैसे कोसल देश की कौशल्या, पांचाल की पांचाली, ठीक है। तो अयोध्या में जितने भी घर थे वो पिरामिडियल शेप के थे, जो बड़े बड़े, तो उसे विमान कहते हैं। भी जो है वो हम विमान स्टाइल में बनाते हैं। देखिए ये पिरामिड स्टाइल में बने हैं ना। तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया पेज 130 पे। और उसके बाद ये सुंदर विमान है, ये भी देखिए ये पिरामिड स्टाइल, पिरामिड के स्ट्रक्चर का है। और उसके बाद हम अगर देखेंगे तो ये है रुक्मा विमान, तो ये भी पिरामिडियल शेप में बना है। राजधानी लेआउट है और ये दिस इज सपोज टू बी द लेआउट ऑफ अयोध्या। अयोध्या की नगरी का जो मेजरमेंट था 3 योजन बटा 12 योजन था। द पॉइंट इज कि हमारा जो लेआउट था वो कैसा था, तो इसे ग्रिड पैटर्न नेटवर्क कहते हैं। आप अगर धोलावीरा का भी डिज़ाइन देखेंगे, धोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइट्स दैट हैव बीन एक्सकवेटेड, तो आप धोलावीरा का भी डिज़ाइन देखेंगे तो ये ऐसा ही है। और धोलावीरा देखिए ट्रू नॉर्थ को फेस करती है। हर पूजा, हर धार्मिक कार्य, हर हवन के पहले हम एक संकल्प लेते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है? ये एक जियो टाइम लोकेशन पिन होता है। अब हम घूम रहे हैं, हमें क्या बोलने की ज़रूरत है कि हम कौन सा ऋतु चल रहा है या कौन सा दिन है? ये स्पेस टाइम लोकेशन पिन होता है, क्योंकि हमें एक तरीके का एक मैप दिखाया गया है। फ्लैट 2D में हमें सोलर सिस्टम बताते हैं, बट वो फ्लैट 2D में सोलर सिस्टम नहीं घूमता है। सोलर सिस्टम पीछा कर रहा है, अगर हम दृष्टि से देखें तो ध्रुव को पीछा करता है, तो वो स्पेस में एक्चुअली ऐसे जा रहा है। तो हम सूर्य की तरफ घूम रहे, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे, सूर्य ध्रुव के पीछे घूम रहे, और ये सारे के सारे कहाँ घूम रहे हैं? ये राम जी के ऊपर सब कुछ कहा सुना जा चुका है। मैं नया कुछ कहूँगा नहीं। जो बाबा नानक, तुलसी, कबीर, महर्षि वाल्मीकि, माँ मीरा, इन्होंने कहा, मैं भी अधिक से अधिक कहूँगा वही। राम जी का मंदिर बन गया है उनकी जन्मस्थली अयोध्या में। अगर आप सगुण भक्ति वाले हैं, आपको भक्ति के लिए कोई प्रतीक चाहिए, तो मंदिर बन गया, आपको इसलिए खुश होना चाहिए, क्योंकि मंदिर शक्ति क्षेत्र होते हैं, एनर्जी सेंटर्स। अगर आप निर्गुण भक्ति वाले हैं तो आपको एनीवेज खुश हमेशा की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि आपकी श्वास में राम बसते हैं, आपके भीतर राम बसते हैं, क्योंकि कण कण में राम बसते हैं। क्योंकि राम कण कण में बसते हैं, तो राम तो हमेशा सभी के हुए, अपनी माताओं के, अपने पिता के, अपने भाइयों के, अपनी भार्या यानी माँ सीता के, राम हुए हनुमान के, वानरों के, राम हुए शबरी केवट के, यहाँ तक कि राम हुए रावण के लिए। मगर अयोध्या केवल राम की है। और आज के मेरी कलम के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नीना राय जी से, जिनकी किताब है अमेजिंग अयोध्या। इस एपिसोड में हमने बात की पिरामिड्स के अराउंड, और साथ ही साथ हिस्टोरिकली अयोध्या कितनी महत्वपूर्ण नगरी थी, और आज हम अपनी निजी स्पिरिचुअल जर्नी में अयोध्या जी से क्या लर्निंग ले सकते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए इस बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को। शुरू करें? नमस्कार मैम। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे आपने पुस्तक लिखी है अमेजिंग अयोध्या। जी, अद्भुत अयोध्या हिंदी में, हाँ। और इंग्लिश में अमेजिंग अयोध्या। तो आज अयोध्या जी के बारे में बात करते हैं। जी। अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयुद्ध, जिससे युद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, जिसे युद्ध नहीं कर सकते, जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो दैट विच इज़ अनअसेलेबल, दैट विच यू कैन नॉट फाइट। अ प्लस युद्ध, जैसे अमर है, अजर है, अजर मतलब अ प्लस जर, जो अवध बोलते हैं, जिसका वध नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। यस। तो अयोध्या जी का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है, हाँ, उस पर अगर बात करें तो नगरी बसाई किसने थी?
हमें जो वर्णन मिलता है, अयोध्या आदिपुरी थी। तो आदिपुरी का क्या मतलब होता है? आदिपुरी का मतलब होता है, आदि का मतलब होता है फर्स्ट, जैसे आदि आदि और अंत है ना। तो आदि मीन्स फर्स्ट, अंत इज लास्ट। तो आदि का मतलब होता है जो फर्स्ट था, पुरी का मतलब होता है जो कैपिटल थी। सो इट वॉज द फर्स्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। सो बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट, देयरफॉर उसे मनु जी ने बसाया था। अब प्रश्न उठता है कब बसाया था और मनु जी कौन थे? तो सतयुग में बसाया था, क्योंकि हर प्रलय के बाद मानव जाति का सृजन करने वाले मनु जी होते हैं। ठीक है, तो जब मानव जाति का सृजन किया तो वो मनु थे। मनु एक्चुअली एक टाइटल होता है जो दिया जाता है, जो मानव जाति का सृजन करता है या दोबारा सृजन करता है उसे मनु कहते हैं। तो अभी हम अपने 7वें मनवंतर में हैं। तो इस मनवंतर के जो हमारे मनु हैं वो वैवस्वत मनु हैं। वैवस्वत मनु सूर्यदेव के पुत्र हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही सृजन किया था मानव जाति का। और मनु जो नाम है, मनु के वंशज जो होते हैं, मनु के पुत्र जो होते हैं, उन्हें मानव कहा जाता है। तो जो भी मनु के बाद आए, इक्ष्वाकु आए, मतलब यदु आए, सूर्यवंशी, रघुवंशी, सब वो सारे इनके पुत्र पौत्र सब ये थे। और इन्हीं से हमें मानव वंश मिलता है। तो यही हैं हमारे मनु जी। तो ये इनकी ये छोटी सी कहानी है। हर मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं। हर मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं। और अभी हम मिडिल में है। मिडिल मतलब 7th में है। टोटल 14 आएंगे। 14 मनवंतर होते हैं। हाँ। जिससे मिलके एक कल्प बनता है। नहीं, 14 मनवंतर से एक कल्प बनता है। युग तो उसमें 71 युग आते हैं। हाँ। ये मैंने अपनी पूरी बुक में ब्रीफली मैंने मेंशन किया है, जिसको वो देखना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लोगों को लगता है बड़ा अनसाइंटिफिक है, बट ये बहुत साइंटिफिक है। अगर आप देखेंगे सूर्य देव जो है हमारे, सूर्य की लाइफ क्या है, तो सूर्य जो है वो एकदम अपने पीक पे है। ही इज़ इन द मिडल ऑफ हिज यूथ। मिडल ऑफ हिज यूथ मीन्स जो शुरुआत से होकर के एकदम पीक पे आए हैं, इसके बाद इनका डाउन शुरू होगा। ये बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि 4 बिलियन ईयर्स तो हमें हो चुका है। सो मे बी अनदर 4 बिलियन ईयर्स हैव टू गो। इट्स राइट इन द मिडल। तो हम जो मनवंतर में भी हैं वो राइट इन द मिडल मनवंतर में। आप समझे मेरी बात? हाँ। तो हम 7th में हैं। टोटल 14 आएंगे। और अगर हम सूर्यदेव की एज भी देखें, क्योंकि अगर वो मनवंतर गया, मतलब वो सूर्यदेव गए तो हम भी गए ना। मनु तो फिर आएंगे नहीं उसके बाद। तो वैसे ही है जैसे ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा का एक रात, जैसे एक कल्प। तो जो रात का कल्प है उसमें सृष्टि रिलैक्स करती है। मतलब इट इज़ इन स्लीप, इट इज़ इन रेस्ट, इट रिलैक्सेस, उसमें कुछ होता नहीं है। फिर जो दिन वाला कल्प होता है उसमें सृष्टि का फिर से सृजन होता है। तो वो ऐसे सृजन डे इन एंड डे आउट चलता रहता है। अब इसे बहुत ही इजी तरीके से कल्प, दिन, जैसे हमारे लिए बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो उसको लेमैन को समझाने के लिए हमने उसे ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा की एक रात, मनवंतर, कल्प, युग, महायुग में डिवाइड किया है। पर दीज आर वेरी वेरी लार्ज कैप्सूल्स ऑफ टाइम। मतलब बहुत बहुत सालों का छोटा सा कंसाइज करके हमें बताया गया है जी। और जैसे आपने बताया मिडिल में हैं हम 14 के जी। तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन पीरियड है अभी। मेरे पीक पे हैं हम। वी आर एट द पीक, वी आर एट द यूथ मिडिल, मतलब एकदम मिडिल जो है वो उसमें हैं हम। तो मैम, क्योंकि इसमें आपने शुरुआत में मंगलाचरण मेंशन किया है जी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने अधिकतर जितनी भी स्पेशली राम कथा देखी हैं, हाँ, उनकी शुरुआत में मंगलाचरण होता ही है। तो देखिएगा, जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं तो उसमें जनरली एक मंगलाचरण होता है और उसके एंड में एक फलश्रुति होती है। तो मैंने अपनी पुस्तक में दोनों फलश्रुति और मंगलाचरण दिया है। मंगलाचरण अपने इष्ट को या सरस्वती जी को ये प्रेज करने के लिए है, क्योंकि उन्हीं की दया से, उन्हीं की ब्लेसिंग्स से हम जो हैं। ठीक है, सो इट इज़ आर ग्रेटफुलनेस, वी आर सेइंग थैंक यू, इट्स ग्रैटिट्यूड, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वट एवर दे हैव गिवन अस, द ब्लेसिंग्स दे हैव गिवन अस। तो मैंने मंगलाचरण में राम जी को ही दिया है, राम सीता को ही दिया है। तो इसीलिए मैंने लिखा है। फलश्रुति भी लिखी है, क्योंकि धार्मिक कार्य के कोई भी आप पुस्तक देख लीजिएगा उसमें एक फलश्रुति ये होता है। तो इसीलिए क्योंकि मैंने धार्मिक
पुस्तक लिखी है। धार्मिक इन द सेंस मैंने धर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, धार्मिक ग्रंथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इतिहास को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो रामायण और महाभारत हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इन्हें हम इतिहास मानते हैं। इतिहास का मतलब है इतिहास, दिस इज़ हाउ इट हैपेंड, ठीक है, हम इसे सच मानते हैं। पुराण में कहानियाँ हैं, वी मे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट वी डोंट टेक एनी ऑफ द थिंग्स रिटन इन द महाभारत एंड रामायण विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दिस इज़ हाउ इट हैपेंड, दिस इज़ हाउ इट इज़, वी आर नॉट गोइंग टू ट्विस्ट इट just to suit people and the narrative in today's day and age। तो बहुत लोग मुझे कहते थे कि उन्हें समझ नहीं आता है क्या लिखा है। और अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण शुरू ही अयोध्या जी से होता है, शुरू अयोध्या के वर्णन से होता है, शुरू मनु जी से होता है, और अंत में राम जी वापस अयोध्या आते हैं और वो मनु जी से ही एंड होता है। मनु जी की उनको गिफ्ट मिलती है, मैंने लिखा है इसके बारे में, वो जैसे आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगी, बुक में मैंने इसकी मिस्ट्री लिखी है, व्हाट इज़ इट दैट इज़ गिवन। तो वो शुरुआत मनु और अयोध्या से, एंड भी मनु और अयोध्या से ही होता है। तो इसीलिए मैंने अयोध्या को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था उनको, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल कि समझ में नहीं आता था। आप देखेंगे तो ये त्रेता युग की कहानी है, त्रेता युग की कथा है। उसके बाद हमारा द्वापर गया, उसके बाद अब हम कलयुग में। आज के ज़माने में ही हमें इतनी चेंजेस, इतनी एवोल्यूशन हो चुका है कि हम द्वापर का तो सोच नहीं पाते हैं ठीक से, हम त्रेता का कहाँ से सोचेंगे। सो इट वॉज़ माई अटेम्प्ट कि मैं लोगों को समझा दूँ, सिखा दूँ, जितनी मेरे में पात्रता थी उसके हिसाब से मैं अपनी नॉलेज शेयर करूं, ताकि उन्हें थोड़ा सा पता चले अयोध्या जी के बारे में। अयोध्या जी, ये पहली पुस्तक हमने 2021 में लिखी है, इस पे काम उसके 5 साल 6 साल पहले से ही मेरा चल रहा था। तो मैं जीवन भर मैंने इतना घूमा, इतना किया है, तो बहुत मेहनत लगी थी मुझे इस पुस्तक को लिखने में। आपने बोला आपने बहुत घूमा है। ट्रैवलिंग आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी में भी, और इस बुक को लिखने की जर्नी में भी ट्रैवलिंग का रोल कैसे इम्पोर्टेंट रहा? क्योंकि आपने ना कैसे अयोध्या एज अ हिस्टोरिकल प्लेस करेक्ट रियल में एग्जिस्ट करती थी, और उसका रिजेम्बलेंस चाइना, जापान, कोरिया, अंकोर वट, कंबोडिया, बहुत सारी जगहों पे मिलता है। तो दूसरी सिविलाइजेशंस में अयोध्या का कुछ मिरर इमेज जैसा कुछ मिलता है। तो ये ट्रैवलिंग से कैसे आपको अपनी जर्नी शेयर करो? तो मैं बताती हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हम ट्रैवल करते ही करते थे। मैं जीवन भर मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में रही हूँ और सिविल में भी रही हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे, और सिर्फ मेरे पिताजी आर्मी में नहीं थे, मेरे चाचा, ताऊ, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, मेरे मामा लोग भी आर्मी में हैं। तो आई कम फ्रॉम अ मिलिट्री फैमिली, वेरी धार्मिक, वेरी मिलिट्री। इस जनरेशन का तो मैं नहीं करती हूँ, बट माई नाना, नानी, बाबा, दादी, दे वर ऑल वेरी वेरी कल्चरली ग्राउंडेड एंड डिवाउट पीपल। तो बचपन से ही थोड़ा बहुत था घर में कि क्या था क्या नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन में बहुत शौक था। एंशिएंट सिविलाइजेशन, मुझे मॉडर्न उतना नहीं था, मुझे स्पिरिचुअलिटी का बहुत शौक था। तो मैं जितनी स्पिरिचुअल किताबें होती थी मैं पढ़ा करती थी, धार्मिक ग्रंथ, स्पिरिचुअल। उस समय मुझे समझ में भी नहीं आता था, पर मैं पढ़ लेती थी कि शायद मुझे अच्छा लगता था, तो मैं पढ़ती थी। और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लिए मैं इसलिए पढ़ती थी क्योंकि मुझे बहुत रोचक लगता था। मैं हमेशा सोचती थी कि पहले के ज़माने लोग क्या कपड़े पहनते थे, क्या मिस्ट्री है दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व। वो कैसे रहते थे, पिरामिड्स किसने बनाए, क्यों बनाए, क्या था उसके पीछे रहस्य, मंदिर ऐसे क्यों हैं, भगवान है तो हम उनसे कैसे बात करें, भगवान है तो क्या प्रूफ है कि भगवान है, क्या अगर हम उससे कुछ मांगेंगे तो भगवान देंगे, अगर मांगेंगे तो क्यों देंगे और कैसे देंगे। ये प्रश्न नॉर्मल बच्चे शायद नहीं करते, बट मुझे याद है मैं बचपन से ये क्वेश्चन पूछा करती थी। फोर्थ स्टैंडर्ड में मुझे याद है कि मेरी न मुझे इंग्लिश आती थी ठीक से, ना हिंदी आती थी ठीक से। तो मैं ये बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, अपनी मौसी की, मम्मी की, किसी की किताब लेकर के, किसी की कोर्स की किताब थी, किसी की कोई किताब थी, तो मैं उसको लेके बैठ जाती थी कि मैं पढ़ूंगी इसको, लाइक आई विल गेट टू नो, अंडरस्टैंड द मिस्ट्री, व्हाट इज देयर, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू रीड। एंड फिर स्पिरिचुअलिटी में पढ़ने लग जाती थी कि मुझे लाइक दीज यूज्ड टू बी माय थॉट्स। सो ऑब्वियसली आई हैड दैट डिज़ायर। जब मेरे पास और मुझे याद है जब मैं पढ़ती थी तो मुझे, अगर आप भूगोल पे वो कंट्रीज़ बता देंगे ना कि बेटा बताओ ज़रा किस कंट्री के बारे में पढ़ रही हो, तो मुझे नाम याद रहता था कि इजिप्ट के बारे में पढ़ा है, मुझे बताओ ज़रा इजिप्ट मैप पे कहाँ है, तो मुझे नहीं पता था। ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ चाइल्ड, तो आई कांट मैप देम आउट। तो इसीलिए जब मैंने ये पुस्तक लिखी तो मैं इसमें बहुत सारे चित्र दिए, और
सरल भाषा में लिखी है जो मतलब यंग जनरेशन जो है इसे पढ़ सकती है, क्योंकि मैं स्ट्रगल करती थी पढ़ने में। तो और ट्रैवल कहाँ से हुआ, तो जब मेरे पास मीन्स हुए ट्रैवल करने के, तो मुझे याद है मैं अपने पिताजी को बोलती थी कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ घूम के आती हूँ। तो पिताजी कहते थे भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है तुम्हारे ट्रैवल्स को फंड करने के लिए। तो मैंने सोचा अब मेरी सिस्टर बाहर चली गई, मेरी फ्रेंड्स बाहर चले गए पढ़ने के लिए, कोई जॉब के लिए गया, कोई इसके लिए गया, तो मैं इंडिया में रह गई। मैं सोचा भाई देखो मुझे तो ट्रैवल भी करना है। अब 80 ईयर्स पे मैं लिख सकती हूँ, पर 80 ईयर एट द एज ऑफ 80 आई कैन राइट, बट एट द एज ऑफ 80 आई एम नॉट केपेबल टू ट्रैवल सो मच। सो आई एम यंग, आई मस्ट ट्रैवल नाउ, आई मस्ट लर्न द वर्ल्ड, आई मस्ट लर्न, go and see. So I know I became an air hostess. I went and traveled extensively to understand people, to see cultures, to see places. So इस बुक में जितने भी चित्र हैं उसमें से मैं majority of the places घूम चुकी हूँ, इसीलिए मैंने उनके चित्र डाले हैं, क्योंकि मैं वहाँ गई हूँ, मैंने खुद देखा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण जिसे कहते हैं, इसीलिए मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। हमारे जैसे धर्म को, लॉजिक को, जिसको भी है प्रमाण की ज़रूरत होती है। प्रमाण क्या होते हैं, तो एक होता है शाब्दिक प्रमाण। शाब्दिक प्रमाण जैसे वेदों में लिखा है, इतिहास में लिखा है, ये प्रमाण है हमारे पास, शाब्दिक प्रमाण। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। आज आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं, तो आपकी एग्जिस्टेंस का, आपके अस्तित्व का मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि हमने ये वार्तालाप की है, आपने मुझे देखा है। तो नीना राय एग्जिस्ट करती हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं ना। तो ये प्रमाण, फिर मैं क्योंकि घूम के आई थी, तो ट्रैवल का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं इस पुस्तक में प्रमाण दे सकी। अब अंकोर वट में घूम के आई हूँ, तो अंकोर वट का मोट है मुझे पता है, क्योंकि मैं वहाँ घूम के आई हूँ, ठीक है। अब चाइना भी मैं गई थी, तो चाइना का भी इम्पीरियल सिटी जो है, वहाँ का जो रॉयल पैलेस जो है, उसका जो शेप है, उसका जो मोट है, वो मैंने खुद देखा हुआ है। उसके द्वार देखे हैं मैंने, बड़े बड़े द्वार। अयोध्या से इमिटेट कर रहे हैं। हाँ, ये अयोध्या को ज़्यादातर इमिटेट करते हैं। अच्छा, थाईलैंड में गई हूँ, बहुत बार मैं गई थाईलैंड। तो अयोध्या का जो राजभवन है, जो राम जी का राजभवन था, जब वो अयोध्या में रहते थे, उसकी रेप्लिका मानो या ना मानो थाईलैंड में है। तो मैंने इसमें लिखा है ना कि वो गोल्ड से था, सब कुछ गोल्ड में बना हुआ था, तो उसमें गोल्ड में स्टैचूज था, ये था, वो था, सब गोल्ड। तो अगर आप जाइएगा थाईलैंड, तो वहाँ पे भी आपको गोल्ड कलर में सब कुछ मिलेंगे, और मणियों से जड़ित थे। तो ये सारा का सारा आपको थाईलैंड में मिलेगा। तो अयोध्या क्योंकि आदिपुरी थी, वो प्रोटोटाइप हो गई थी, ठीक है। एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल से इट्स अ स्पिरिचुअल सिटी. It is said to be a spiritual city if you take only the spiritual part of it, but in reality it was a military city. It was designed to protect. अयोध्या नाम इसलिए उसका पड़ा ताकि उससे कोई लड़ ना सके. तो लड़ क्यों ना सके? आपने अपनी बॉडी को इतने बढ़िया, मतलब आपने अपनी जो अयोध्या है उसको इतने अच्छे से बना करके रखा है कि उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिज़ाइन में ही इनकॉर्पोरेटेड है. तो इससे वो प्रोटेक्टेड हो गई. ठीक है, तो इसीलिए हम अयोध्या का इस प्रकार का वर्णन देखते हैं. इसीलिए अयोध्या फेमस है, इसीलिए उसे कोई असेल नहीं कर सकता है. तो मेरे ट्रैवल्स, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी क्यूरियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी और जानने की इच्छा थी विच लेड मी टू ट्रैवल एंड विच लेड मी टू राइट दिस. तो मैम जैसे आपने ट्रैवलिंग में इजिप्ट का भी जिक्र किया. हाँ, इजिप्ट का जिक्र. इजिप्ट में पिरामिड्स हैं. हाँ. और ये पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी है. आई नो. पिरामिड्स और अयोध्या का क्या कनेक्शन है, ये बताइए. तो अयोध्या में जितने भी घर थे वो पिरामिडियल शेप के थे, जो बड़े बड़े, तो उसे विमान कहते हैं. अब विमान क्यों नाम पड़ा? तो इसमें पूरा हमें वर्णन दिया गया और मैंने अपनी रिसर्च से भी डाल रखा है कि क्यों विमान बोलते थे. तो इसमें वाल्मीकि जी खुद कहते हैं कि अयोध्या में विमान जैसे घर हैं. तो विमान क्या होते हैं? जो हमें देवों से मिलता है या जो सिद्धों को मिलता है. सिद्ध कौन? जिसने परफेक्ट किया हुआ. तो सिद्ध लोगों को विमान मिलते हैं, देवों के पास विमान है. तो विमान का क्या इंपॉर्टेंस है? विमान क्या है? विमान इज़ अ पिरामिडियल स्ट्रक्चर. तो जो आप वैमानिका शास्त्र वगैरह में पढ़ेंगे, ऐसे तो काफ़ी सारे शेप्स हैं विमान के, पर जो मेन शेप्स हैं वो विमानों के, वो पिरामिडियल ही हैं. अब उसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये जो विमान है ये इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए यूज़ होते हैं. इंटरस्टेलर जो दिवी कौन है? जहाँ पे देव रहते हैं. तो वो आकाश में घूमने के लिए हैं. आकाश, तो दे ट्रैवर्स द स्पेस. इंटरस्टेलर जिसे आजकल सेलेस्टियल बीइंग्स कहते हैं. सेलेस्टियल बीइंग्स कहते हैं. दिवी इज, देखिए हमारा धरती है भूतल,
उसके ऊपर आता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इज स्टिल द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, और दिवी इज बियॉन्ड। सो फॉर एग्जाम्पल जो कॉमेट्स घूमते हैं, जैसे पुच्छल तारा, वो दिवी में घूमता है, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, बियॉन्ड द अंतरिक्ष, राइट, वो ऊपर है। अच्छा, अब जो मीटियोराइट्स आते हैं वो अंतरिक्ष में आते हैं, क्योंकि वो धरती पे लैंड करते, तो अंतरिक्ष पे। जो भूतल पे हो रहा है वो भूका। तो ये 3 हमारे डिविजन्स हैं। तो इनके भी हम, जैसे स्पिरिचुअलिटी है उसमें ये साइंस देखते हैं, ज्योतिष में हम इनके साइंस देखे जाते हैं, ठीक है। तो पिरामिड का आपको समझ में आ गया, ये हमारे विमान होते थे। अच्छा, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पर मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आप अगर मेरी पुस्तक देखेंगे तो मेरी पुस्तक में पूरा एक चैप्टर, 2 चैप्टर डिवोटेड हैं हाउसेस के। एक पूरा पार्ट, 6 पार्ट्स में मैंने अपनी पुस्तक को डिवाइड किया। उसमें से एक जो पार्ट है वो सिर्फ घर, विमान और इन सब चीज़ों पे डिवोटेड है, ताकि जो लोग, जो मैं बोल रही हूँ उसको वो संस्कृत के श्लोक के साथ उसके हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन से खुद ही पढ़ लें। मैंने उसमें जितना हो सका पिक्चर्स देने की कोशिश की है। अच्छा, उसमें विमानों का भी है कि पहले कौन से हमारे विमान थे, और उसकी कॉपी बहुत लेटली तक हम करते रहे हैं। तो जैसे देखिए चैरियट्स भी जो हैं वो हम विमान स्टाइल में बनाते हैं। देखिए ये पिरामिड्स स्टाइल में बने हैं ना। तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया पेज 130 पे, ठीक है। और उसके बाद ये सुंदर विमान है, ये भी देखिए, ये पिरामिड के स्ट्रक्चर का है ना, देखिए, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखेंगे तो ये है रुक्मा विमान, तो ये भी पिरामिडियल शेप में बना है, ठीक है। तो ये जो भी मैं बोल रही हूँ वो मेरी पुस्तक में श्लोक सहित, अनुवाद सहित, सोर्स सहित सारा दिया हुआ है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है विमानों के बारे में। तो कहते हैं कि ओरिजिनल विमान क्या था, तो लिखा है सम्रांग सूत्रधार में लिखा है, वैराज जो बनाई थी ब्रह्मा ने अपने लिए, एक वैराज बनाई थी, त्रिविष्टप बनी थी, कैलाश बनी थी, उसके साथ पुष्पक बनी थी, और एक मणिक बनी थी, मणिका वरुण जी के लिए बनी थी। तो ये हमारे ओरिजिनल हैं। उसके बाद ये भी लिखा है कि वो कैसी होती थी। तो देखिए हमारा वास्तुशास्त्र होता है, ठीक है, और शायद इधर से ही वास्तुशास्त्र के 3-4 चीज़ें जो आई हैं इधर, इन्हीं को हम कॉपी कर रहे हैं। तो इनके बारे में क्या एग्जाम्पल दिया है, तो पुराने ज़माने में ब्रह्मा ने ये 5 विमान बनाए थे, और ये जो 5 विमान हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है, तो ये बहुत सुंदर हैं, ये श्रीमंती हैं और महांती हैं। तो ये लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इन द एंशिएंट टाइम। मैं बस आपको सुना रही हूँ सो दैट यू नो द पीपल, बिकॉज यू सेड दिस। सो पिरामिड्स का है, इन द एंशिएंट टाइम ब्रह्मा क्रिएटेड 5 विमान्स और एयरक्राफ्ट फॉर द सुराज और द गॉड्स विच could traverse the sky and darkness। अब darkness क्या होता है, वास्ट स्पेस इज डार्कनेस। आज हमारे पास सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण है, तो हमें रोशनी आती है, दिन और रात आते हैं। अगर आप आगे स्पेस में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ अंधेरा है, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स डार्कनेस, ठीक है, उसे डार्कनेस कहा जाता है। स्काई और डार्क, अब देखिए स्काई और डार्कनेस मैंने इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि स्काई ब्लू दिखती है हमें यहाँ से, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है, बट आप इफ़ यू गो बियॉन्ड इट्स ओनली डार्क, देयर इज नो सन। अभी हमें रोशनी दिखती है, सोलर सिस्टम है, हाँ, बियॉन्ड जाएंगे तो डार्कनेस ही है। तो it is used to traverse darkness. So when you're traversing darkness, you're traversing that sky, that is interstellar travel, correct? So these are Shrimanti. तो ये विमान कैसे हैं? श्रीमंती, ब्यूटिफुल, फेमस एंड ग्लोरियस, एंड महांती, इनवल्नरेबल विमान। एंड दीज विमान जो मैंने आपको 5 नाम बता दिए हैं, एंड दे वर गोल्डन, ब्यूटिफुल एंड स्टडीड विद जेम्स। और वैसा ही आप वर्णन देखेंगे राम जी के अयोध्या में, राम जी के पैलेस का, ब्यूटिफुल, गोल्डन, स्टडीड विद जेम्स। अब देखिए, आप जेम्स आपको डालना है तो जनरली वो गोल्ड में ही हम चढ़ा करके डालते हैं ना, सोने को हम ऐसे, मतलब इतने प्रेशियस जेम्स को सोने में ही चढ़ा करके डालते हैं। तो वो ही कॉपी किया गया है विमानों का। तो अब विमान शेप बाय द वे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिलता है। हमारे टेम्पल्स जो भी एंशिएंट आप देखिएगा, और मैंने इनका भी बताया कि विमान इज़ नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया, दिस शेप। यू हैव द पिरामिड्स इन इजिप्ट, यू हैव द पिरामिड, मैंने चोलुला की फ़ोटो दी है, पिरामिड ऑफ चोलुला, उसकी फ़ोटो दी है। पिरामिड्स बाकी कंट्रीज़ में भी हैं, और भी जगह हैं जहाँ पे पिरामिड्स हैं। तो कहीं पे सर्कुलर है, कहीं पे पिरामिडियल, बट पिरामिडियल इज़ द मोस्ट कॉमन, ये शेप है। आई होप दैट योर यूजर यू नो योर व्यूअर्स विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पिरामिड की आकृति में आपने ट्रू नॉर्थ का जिक्र किया जैसे जी, तो ट्रू नॉर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है?
देखिए, हम सबके पास मैग्नेट है आज के दिन में, फ़ोन में हमारा सबके पास एक मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट की एक प्रणाली होती है। तो मैग्नेट जैसे लोहा का है, वो नॉर्थ को पकड़ता है। वो नॉर्थ को इसीलिए पकड़ता है, उसमें जो नॉर्थ दिखाता है दैट्स नॉट द रियल नॉर्थ, इज़ द मैग्नेटिक नॉर्थ। सो एक ट्रू नॉर्थ होता है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो जो मैग्नेटिक पोल है वो शिफ्ट करता रहता है। सो इट्स नॉट स्टेडी, डिपेंडिंग अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से, अंदर जो अग्नि है उसके हिसाब से वो चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इट कीप्स चेंजिंग। तो हमारा ध्रुव तारा भी बदलता है बिकॉज ऑफ दिस। जो हमारा जो ध्रुव, व्हाट वी मीन इज़ नॉर्थ, तो वो 2-3 तारे हैं। ये बहुत डीप चला जाएगा, मैं आई विल जस्ट कीप इट वेरी वेरी ईजी फॉर पीपल टू रिमेंबर। ट्रू नॉर्थ जो होता है वो रियल नॉर्थ होता है, और जो हम ये मैग्नेट्स में देखते हैं या जो हम कंपस में देखते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ है जो मुड़ता रहता है। अब आई ट्रू नॉर्थ के बारे, सो द एंशिएंट्स न्यू ट्रू नॉर्थ, ठीक है। अब आज के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, भारत देश में कभी किसी को आश्चर्य नहीं होगा ट्रू नॉर्थ के बारे में, ये सिर्फ वेस्टर्नर्स को होता है, क्योंकि मतलब दे आर नॉट, दे आर वेरी न्यू टू सिविलाइजेशन। मैग्नेटिक को ही ट्रू नॉर्थ, the only north they didn't even know that there was a true north. Then they realized that there's something called true north. Then when they realized there's something called true north, they started saying, oh, what is facing true north? Then they realized that the pyramids of Giza are facing true north, the great pyramids are facing true north. They said, well, how did they know about true north and why are they facing true north? These are two questions, right? Basic questions that will arise. They don't have the answers for this. I'll tell you, the answer is in Hindu scriptures and is in Vastu Shastra. सो वास्तु शास्त्र में ये बहुत क्लियरली बोला गया है, और ये आजकल के घरों में भी इनकॉर्पोरेट होता है। तो ये जिन घरों में इनकॉर्पोरेट होता है उन्हें हम वास्तु कंप्लायंट होम्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होती है, रेंटल वैल्यू एज वेल एज सेल वैल्यू हायर होती है, बहुत होती है, ठीक है। दे आर वेरी गुड। एंड तो ट्रू नॉर्थ का क्या फ़ायदा है? तो वास्तु शास्त्र में आप ट्रू नॉर्थ को जैसे कंपस से मेजर करें तो वो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट दिखाता है, नॉर्थ एंड थोड़ा सा 1-2 डिग्री नॉर्थ डिविएशन होता है, डिविएशन होता है, ठीक है। तो अगर वास्तु के कंपस से अगर हम लगा करके देखें तो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। इसमें मैंने ढोलावीरा का भी चित्र दिया है, तो पिरामिड भी है, ढोलावीरा भी है, मैंने दोनों दिखा दिया। नॉर्थ वेस्ट पॉइंटिंग है ये, तो नॉर्थ वेस्ट पॉइंटिंग, नॉर्थ वेस्ट क्यों? कंपस से नॉर्थ वेस्ट, दैट्स ट्रू नॉर्थ फॉर अस। उसमें वास्तुशास्त्र में लिखा है, अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको धर्म चाहिए, धार्मिक नेचर, अगर आपको पुश्तैनी जायदाद चाहिए, सो फ्रॉम एंसेस्टर्स, वेल्थ एंड धर्म, इसके लिए ये ट्रू नॉर्थ यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि धनुर्वेद में लिखा है कि अगर आप आर्चरी भी प्रैक्टिस करें ईशान कोण और नॉर्थ में, ट्राई एंड अवॉइड डूइंग इट, नहीं अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे एंट्रेंसेस एंड जो फेसिंग होता है यहाँ पे रखा जाता है, तो इसीलिए ये इसका महत्व है। तो इस महत्व के कारण, और अगर आज भी आप देखेंगे पिरामिड्स हैं कि नहीं है, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पिरामिड्स। पिरामिड्स वहाँ जाने के लिए आपको आज भी पैसे देने पड़ते हैं, सो दे आर स्टिल अर्निंग मनी, राइट, ठीक है। हाँ, धर्म का आज हम उनके धर्म को भले ही भूल चुके होंगे, बट उन्होंने जो बनाया वो कितने, हाँ, उनका हेरिटेज तो कितने हज़ारों साल चले, आज भी वहाँ पे लोग हैं, चाहे वो आज उस धर्म को माने या ना माने, वो अलग अब उनका रिलीजन है, बट आज भी वो पैसे कमा रहे हैं, आज भी उनकी भीड़ जा रही है, आज भी लोग देख रहे हैं सारे पिरामिड्स को। आप पिरामिड्स का इम्पैक्ट यू मीन टू से अभी भी है? यस अभी भी है। ये इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स का इम्पैक्ट जो वास्तु शास्त्र के कारण बने हैं, ये कुछ समय तक लुप्त भी अगर हो गए, ज़बरदस्ती इनको लुप्त किया गया है, तो ये वापस उभर के आ जाते हैं। ढोलावीरा वापस उभर के आ गया है, अयोध्या वापस उभर करके आ गई, ये पिरामिड्स भी छिपे हुए थे, ये भी वापस उभर के आ गए। तो ये वास्तुशास्त्र, ये डिज़ाइन, इनके इनकॉर्पोरेशन, इनकी तिथि, इनके ये इन सब चीज़ों से, ये इन सब स्पिरिचुअल साइंसेस से इनकॉर्पोरेट करके ही बने हैं, तभी इनका इतना पावर है। सेलेस्टियल, हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ ट्रांसेंड करना है, और वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट, एक मीडियम बनते थे ये हाँ, ये एलिमेंट्स। हाँ, ये एलिमेंट्स देखिए, जो भी हो रहा है इसका एक रिकॉर्ड है, जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। तो अगर आप, और कहते हैं कि जो हो रहा है, जो साउंड है वो कंटेन्ड हो जाती है, वो जो हमारा सिस्टम है, ये मेरे पास शब्द नहीं है आपको जाहिर करने के लिए, बिकॉज वी फॉल शॉर्ट ऑफ दो संस्कृत शब्द, इंग्लिश में इनका कोई इक्विवेलेंट नहीं है। लेट्स से दे आर इनट्रांसलेबल, इनट्रांसलेटेबल्स, जो भी आप जैसे भी बोले, यू कैन नॉट ट्रांसलेट दिस। तो
ये कहा जाता है कि जो हो रहा है, जो ये है, ये एक मेमोरी में चला जाता है, ह्यूमंस की मेमोरी में। तो इसीलिए हम संकल्प मंत्र करते हैं। तो संकल्प मंत्र जो है जियो टाइम स्पेस लोकेशन, तो एक संकल्प मंत्र का मैंने यहाँ पे आपको संकल्प मंत्र भी दिया है। हर पूजा, हर धार्मिक कार्य, हर हवन के पहले हम एक संकल्प लेते हैं और उस संकल्प का एक मंत्र होता है जिसमें मनु जी का नाम लिया जाता है कि हम इस कल्प के हैं, हम श्वेत वराह कल्प के हैं, हम मनु जी के इसमें हैं, हम यमुना तीरे दिल्ली नगरे या इंद्रप्रस्थ नगरे होता है। जैसे ये सारा हम देते हैं ना, तो वो हम क्या कर रहे हैं हम, और फिर हम बोलते हैं बुधवारे, हाँ ये गोत्र का नाम, हाँ शुक्ल पक्ष है कि ये पक्ष है, सीजन कौन सा है, ये सीजन है। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, ये एक जियो टाइम लोकेशन पिन होता है। अब हम घूम रहे हैं, हमें क्या बोलने की ज़रूरत है कि हम कौन सा ऋतु चल रहा है या कौन सा दिन है, ये स्पेस टाइम लोकेशन पिन होता है। अच्छा, स्पेस में कैसे, क्योंकि हम जहाँ पे आज हैं वो स्पेस है, राइट, हम घूम रहे हैं उसमें। और टाइम कैसे कि हम किस कल्प में हैं, हम किस मनवंतर में हैं, आज का दिन कौन सा है। तो ये एक देवों को बताने के लिए या एक कॉस्मिक मेमोरी में डालने के लिए है। और जो भी सुन रहा है प्लीज़ ये याद रखिएगा कि एक संकल्प मंत्र, और मैंने ये मंत्र दिया है इस बुक में, तो अगर जिसको नहीं पता है प्लीज़ वो लेकर के अपने डिटेल्स डाल करके कि हमने ये किया है। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प क्या होता है, हम किसी भी व्रत करने के पहले या कुछ भी करने के पहले हम कहते हैं कि ये हमारा संकल्प है, इसलिए हम व्रत कर रहे हैं। जैसे कि हमारा हेल्थ ठीक हो जाए, हमें पैसे मिल जाएं, 16 सावन स्त्री रखती हैं कि हमें अच्छा पति मिल जाए, या अगर पति है तो उसका जीवन लंबा हो जाए, है ना। हमेशा एक संकल्प लेकर करना चाहिए, नहीं करेंगे तो वो जो उसके जो गुण है जो आपको जो मिलना चाहिए तो इंद्र जी ले जाते हैं। तो हमें हमेशा संकल्प, इसीलिए किसी भी पूजा विधि विधान के पहले हमेशा एक संकल्प लेकर के कि हमने ये जो किया है ये इसके लिए किया जाता है, नहीं तो वो सारा श्रेय इंद्र भगवान ले जाते हैं। सो यू मस्ट डू इट। तो मैम मेरी एक स्पिरिचुअल मास्टर से बात हो रही थी जी, तो वो थोड़ा मेटाफिजिक्स की मॉडर्न न्यू एज टर्मिनोलॉजी में बता रहे थे कि अर्थ इज़ मूविंग टू 5D रियलिटी। वो जो एक्स्ट्रा 2D हैं, फोर्थ वो टाइम और स्पेस हैं। और साथ में उन्होंने जो भी आप जिक्र कर रहे हैं ना कि हमारी अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, रोटेट हो रही है, साथ साथ रिवॉल्व हो रही है और ऊपर जा रही है। और ये अर्थ इस सोलर सिस्टम में है, ये इस गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में, और हम जिस यूनिवर्स में हैं। करेक्ट। ये मैसेज आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए वो पिन उस मंत्र में, संकल्प मंत्र में होता है। बट सिमिलर और भी यूनिवर्सेस हैं। हाँ। और उसी सुपीरियर पावर, उस सुप्रीम पावर, सुप्रीम रियलिटी के दृष्टि में है सब कुछ। करेक्ट। तो मतलब आज जो हम मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हाँ, है। तो ये मल्टीवर्स भी है। हमारे एंसेस्टर्स जानते थे, मतलब जानते थे। और लोगों को है, क्योंकि हमें एक तरीके का एक मैप दिखाया गया है। फ्लैट 2D में हमें सोलर सिस्टम बताते हैं, बट वो फ्लैट 2D में सोलर सिस्टम नहीं घूमता है। सोलर सिस्टम पीछा कर रहा है, अगर हम दृष्टि से देखें तो ध्रुव को पीछा करता है। तो वो स्पेस में एक्चुअली ऐसे जा रहा है। तो हम सूर्य की तरफ घूम रहे, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, सूर्य ध्रुव के पीछे घूम रहे हैं। और ये सारे के सारे कहाँ घूम रहे हैं, ये मतलब जो अपना गैलेक्सी है उसके सेंटर में, ठीक है, या बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर के फिर यूनिवर्स होता है, ठीक है। तो वो एक सेंटर से पिवट कर रहा है। तो हम ध्रुव के पीछे घूम रहे हैं, और ध्रुव तो एक उत्थान पथ, जैसे ध्रुव जी के पिताजी का नाम है, तो अगर आप हमारी गैलेक्सी को देखिएगा तो उनका जो लास्ट लेग है ये वाला थोड़ा सा उठा हुआ है। तो अगर आप नामों को भी देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। और बाकी अगर हम स्पिरिचुअल साइंसेस में जाएं तो गैलेक्सी का, सितारों का पूरा वर्णन है कि जो देखिए, एक होता है जो रूप को पूजा करते हैं, एक होता है जो रूप की पूजा नहीं करते हैं। तो जो वो योगी जो रूप की पूजा नहीं करते हैं वो फिर आकाश में देख करके वो ऐसे फॉर्म्स की पूजा करते हैं और आकाश में ऐसे घूमता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं। और रही मल्टीवर्सेस की बात, ऑफ कोर्स दे आर मल्टीवर्सेस, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। क्यों हमें इसलिए पता है क्योंकि ब्रह्मा बहुत है, एक ब्रह्मा नहीं है। हमारे उसमें लिखा है कि ब्रह्मा भी बहुत है, तो जितने ब्रह्मा उतने यूनिवर्स। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। आपने बोला नामों के भी इस तरह सिंबलिज्म है, नाम भी इस तरह होते थे। कमिंग बैक टू अयोध्या, कोसल नरेश, कोसल प्रदेश की किंगडम की बात होती है। करेक्ट।
तो कौशल्या जी भी वहीं की थी, उनके नाम से तो related? मैं बताती हूँ कौशल्या। तो कौशल्या का मतलब है, जैसे पहले ज़माने में जो क्वीन होती थी तो उसको देश के नाम दिए जाते थे, जैसे कोसल देश की कौशल्या, पांचाल की पांचाली द्रौपदी। पांचाल की पांचाली, ठीक है। कैकई देश की कैकेयी, ठीक है। जैसे सीता जी जो हैं विदेही वैदेही की- वैदेही उनका नाम है, तो विदेह देश से, या मिथिला कुमारी या मैथिली, महाभारत से मद्र की माद्री। हाँ मद्र की माद्री। तो वो उनके जो, तो वो उस किंगडम की थी, तो उस किंगडम का वो वही उनका, जैसे आज भी गांव वाँव में कहते हैं वो गांव के नाम से उस लड़की को लेते हैं कि ये उधर की है, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है। तो उनका तो कौशल और तो कौशल्या जी कहाँ की थी? तो कौशल्या जी महाकौशल की थी। कौशल के नीचे महाकौशल एक और किंगडम हुआ करता था, तो उसे जो नीचे हुआ करता था अयोध्या, तो नर्मदा रिवर वैली के उस पे था, एमपी नर्मदा इधर पे था, तो यूपी कौशल। और मतलब कौशल तो बहुत बड़ा था। एंड इसका भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि पहले ज़माने में नगरी क्या थी, पुरी क्या होती है, उसके बाद देश कैसा होता है, और उसके बाद राजा कौन होते हैं, महाराजा कौन होते हैं, उनके अंडर कितने और लोग आते हैं, महाराजा किसे कहते हैं, राजा कौन होता है, अश्वमेध यज्ञ कौन करता है, यज्ञ कहते हैं इसे संस्कृत में, तो कौन कर सकता है, ये सारा मैंने डिटेल बाय डिटेल अपनी पुस्तक में डिस्क्राइब किया है। तो जो लोगों को हल्का से भी डाउट है, या कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न नहीं उठते हैं कि पुरी क्या थी, नगरी क्या होती है, तो ये मैंने सारा, जो प्रश्न नहीं भी उठे हैं वो मैं उनको पूछ करके उसका मैंने इसमें आंसर दिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौशल्या जी कहाँ की थी। जी हाँ। तो कौशल के बारे में आप पूछ रहे थे। कौशल वो अयोध्या में, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन ही आने वाला था कि फिर अयोध्या नगरी, हम आजकल जो भजन चलते हैं, चलिए उसमें तो भक्ति भाव है, पर उसमें नगरी हो अयोध्या से भी हो जाता है, कई जगह अवधपुरी में आए राम भी होता है, तो पुरी है कि नगरी, ये डिफ्रेंसिएशन पुराने ज़माने के मैं हिसाब से बता देती हूँ। पुरी और नगरी में क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो दिल्ली एक नगर है, डिस्ट्रिक्ट कह लेंगे उसे। अब यहाँ की पुरी क्या है? यहाँ की पुरी है चाणक्यपुरी। समझे आप मेरी बात? चाणक्यपुरी क्यों है? क्योंकि चाणक्यपुरी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जो मेन लोग हैं, डिप्लोमैट्स, एम्बेसीज, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो सारे रहते हैं। और क्यों रहते हैं वो एक साथ? देखिए आज के ज़माने में हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है। वॉर के टाइम पे कम्युनिकेशन इज़ कट ऑफ। द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज़ दैट इट इज़ कट ऑफ, राइट? यू आर एन आर्मी ब्रैट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले, और जितने भी चाइनीज़ उस पर डिपेंड करेंगे, सबसे पहले वो कट ऑफ हो जाएंगे। तो अब क्या करना है? तो अब आपने मैसेज भेजना है थ्रू पीपल। So you need the important ministers, you need the important people to be very close to you. आज के ज़माने में तो हमारे पास फ़ोन है, पहले तो नहीं होता था। तो इसका मतलब कोई जाकर बोलता था ना कि आइए आइए अब ये मीटिंग है, अब ये खबर फिज़िकली दी जाती थी। तो इसीलिए सारे इम्पोर्टेंट लोग जो थे, जो राजा, उसके रूलिंग मिनिस्टर्स, उसके इम्पोर्टेंट आर्मी वाले, वो सारे के सारे पुरी में रहा करते थे। अच्छा, अब पुरी तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, इम्पोर्टेंट पीपल स्टे हियर। अब नगरी क्या हुई? तो एक डिस्ट्रिक्ट में इसे राजधानीय डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। राजधानीय डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जो देश की जिसमें राजधानी हो, तो राजधानीय नगर कहते हैं उसे। तो उसमें, उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी कैपिटल हो गई, जैसे दिल्ली के अंदर आपका ये पुरी हो गया। तो उसमें उस ज़माने में भी अयोध्या में, अयोध्या नाम की एक नगरी थी, और अयोध्या नाम की नगरी में अयोध्या नामक एक पुरी भी था। हर जगह इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे दिल्ली का मैंने आपको बता दिया हमारी चाणक्यपुरी है, राइट? सो इट कैन हैव डिफरेंट नेम्स ऑल्सो। ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया बुक में, ठीक है। तो इसीलिए वो ईज़ ऑफ कम्यूटिंग, ईज़ ऑफ गेटिंग टुगेदर, वैसे ही फिर आपके राजबीथी लेआउट थी, जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया इसमें। तो ये कन्वीनियंस के लिए किया जाता था। तो पूरी समझ में आ गया। अब डिस्ट्रिक्ट में और क्या आता है? तो पूरी हो गई, आपके खेत, क्योंकि आपको खाना पीना है वो सारा चाहिए, आपके ट्रेडिंग के लिए आपके मार्केट्स, आपके बगीचे, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। और अयोध्या नगरी के बारे में ये वर्णन है कि वहाँ पे सारी चीज़ें निर्मित होती थीं, क्योंकि कोई इंपोर्ट नहीं किया जाता था। और वहाँ पे बड़े बड़े बाज़ार लगते थे, बहुत सारे आम के बगीचे थे, और बहुत बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें दी हुई हैं कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। नाटक मंडलियाँ होती थीं वहाँ पे, एंड ग्रिड पैटर्न नेटवर्क की वो लेड आउट सिटी थी,
गर्भगृह था, मतलब ये मैंने इसके मैप भी दिया हुआ है इसमें, जिसको भी देखना हो वो देख सकता है। तो बहुत डिटेल में लेआउट था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज़, नगर को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, पुरी इज़ द कैपिटल। मैम 2 टॉपिक अभी आपने ऐसे लिए जो मेरे बहुत इंटरेस्ट के हैं। एक मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है, हाँ दूसरा आपने टाउन प्लानिंग का जिक्र किया। जी। तो पहले टाउन प्लानिंग बताइए कि कैसा था ऐसा, क्योंकि बहुत एडवांस्ड टाउन प्लानिंग, बहुत ही जैसे एडवांस थी। आज जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ की अल्ट्रा डेवलप्ड सिटीज़, जिनको क्या सिलिकॉन वैली भी छोटा पड़ जाए, बहुत जिनमें आधुनिक सुख सुविधाएं, उस प्रकार से अयोध्या जी का आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको एक मेरी बुक का पेज नंबर 90 में सॉरी नॉट 19, राजधानी लेआउट है, और ये दिस इज़ सपोज टू बी द लेआउट ऑफ अयोध्या। तो ये नॉर्थ के हिसाब से दिया हुआ है, इट्स नॉट वेरी क्लियर, बहुत थोड़ा छोटा मैप है। तो कुछ लोग अयोध्या को नॉर्थ में ब्रॉड रखते हैं, और कुछ लोग देखिए अयोध्या का जो मेजरमेंट था, अयोध्या की नगरी का जो मेजरमेंट था 3 योजन बटा 12 योजन था। कुछ कहते हैं वो इस तरह के नीचे लंबी थी, और कुछ कहते हैं वो चौड़ी थी। इस विवाद में नहीं पड़ना। द पॉइंट इज़ कि हमारा जो लेआउट था वो कैसा था। तो इसे ग्रिड पैटर्न नेटवर्क कहते हैं। ग्रिड पैटर्न नेटवर्क में क्या होता है, जो एक ओर से, सो इट्स अ स्क्वायरिश रेक्टेंगुलिश लेआउट, उसमें जो रोड्स होती हैं वो सीधी होती हैं और वो क्रिस क्रॉस करती हैं एट राइट एंगल्स, 90 डिग्रीज पे क्रिस क्रॉस करती हैं। ये इसको बहुत ही सुविभक्तेन डिज़ाइन कहते हैं। सुविभक्त या विभक्त मतलब डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और मेटिकुलसली, सु इज सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से। तो इसको ये डिज़ाइन कहते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये हमें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप अगर ढोलावीरा का भी डिज़ाइन देखेंगे, ढोलावीरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइट्स दैट हैव बीन एक्सकवेटेड, तो आप ढोलावीरा का भी डिज़ाइन देखेंगे तो ये ऐसा ही है। और ढोलावीरा देखिए ट्रू नॉर्थ को फेस करती है, नॉर्थ ट्रू नॉर्थ को फेस करती है, राइट, ठीक है। देखिए इट इज़ नॉट स्ट्रेट, ये देखिए नॉर्थ यहाँ पे, ये देखिए ये टेढ़ी है। ये क्यों टेढ़ी है मैंने आपको रीज़न बता दिया इसका। और उसके बाद आप ये देखिए जो इसका जो ग्रिड पैटर्न नेटवर्क लेआउट है, ग्रिड मतलब 90 डिग्री एंगल स्पेस पे सारी चीज़ें, तो इसे सुविभक्त। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि अयोध्या ऐसी भी थी, किसी ने अगर लिखा है, किसी ने रिसर्च किया, तो हमारे यहाँ एंशिएंट सिटीज़ ऐसी ही प्लान्ड आउट होती थी। अगर आप अब देखिए मेरे पास बुक में बहुत कम स्पेस था लिखने के लिए, और मैं ज़्यादा इधर उधर फॉरेन कंट्रीज़ का नहीं लेना चाहती थी। अयोध्या वॉज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है, जो पहला होता है। आदिपुरी थी, प्रोटोटाइप था, तो उसके डिज़ाइन को बाकी लोगों ने कॉपी किया हुआ है। अब कोई बोलेगा अरे हमें कैसे पता, अरे क्योंकि वो पहली सिटी है तो उसको कॉपी किया। मॉडर्न डे एग्जांपल दीजिए, जैसे फिलाडेल्फिया बताते हैं। हाँ, तो साइज़ में वो इतनी बड़ी थी। अगर हम साइज़, फिलाडेल्फिया इज़ द 5th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो अप्रॉक्सीमेटली वो फिलाडेल्फिया के साइज़ की थी, वो इतनी बड़ी सिटी थी, ठीक है। और जो ग्रिड पैटर्न लेआउट की मैं बात कर रही थी, आजकल ग्रिड पैटर्न लेआउट का शिकागो में हमें ग्रिड पैटर्न लेआउट दिखता है, हमें न्यूयॉर्क में ग्रिड पैटर्न लेआउट दिखता है। तो उसमें कहेंगे स्ट्रीट दिस, एवेन्यू दिस, ठीक है। हम अबू धाबी में ग्रिड पैटर्न लेआउट देखते हैं। दुबई टू एन एक्सटेंट इज़ ऑल्सो ग्रिड पैटर्न लेआउट। चंडीगढ़ टू एन एक्सटेंट इज़ अ ग्रिड पैटर्न लेआउट। तो ये ईज़ ऑफ ट्रैवल इज़ वेरी ईजी इन दीज प्लेसेस, एंड इट्स वेरी ईजी टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम ज़्यादा जामों में नहीं फंसते हैं इसमें। तो ये उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट था, ये उनका जो था मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस था कि अच्छे से हम अपनी सिटीज़ को डिज़ाइन करेंगे और उसे अच्छे से रखेंगे। इसीलिए वो आज भी फेमस हैं और वहाँ पे लंबे समय तक लोग रह सके, क्योंकि इट वॉज ईजी टू लिव देयर। वी ऑल ह्यूमन बींग्स सीक कम्फर्ट, सो सीक ईज़ इन कम्फर्ट। तो वहाँ पे लोग रहेंगे जहाँ पे उनको सारी चीज़ें, सुविधाएं अच्छे से मिले। अगर मुझे कहीं यहाँ से वहाँ जाना है तो आई कैन ट्रैवल ईजली। और किंग्स भी हैं, अगर किसी ने वॉर कर दिया तो किंग ऑल्सो हैज़ टू हैव दैट ईज़, राइट। तो वो पूरी नगरी, तो सब मिलता है वहाँ पे। मीठे मतलब गन्ने के रस जैसा मीठा पानी है वहाँ पे अयोध्या में, तो हमें पानी मिलता है। पानी है, वन मतलब आम के बगीचे हैं, नाटक की टोलियाँ हैं, सो एवरीथिंग एग्जिस्ट्स इन अयोध्या। ये हमें पूरा वर्णन मिला है। और बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत ही बड़ी सिटी थी। आर्किटेक्चर के बियॉन्ड हम आर्ट पे बात कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के अराउंड आर्टिजन्स कैसे थे, सिटीजन्स में आर्ट को लेके कैसा कुछ? काफ़ी था। तो मैं आपको बात बताती हूँ कि वहाँ पे हमें एक वर्णन दिया है वाल्मीकि जी ने, दैट द सिटीजन्स आर वेरी वेल ड्रेस्ड।
कोई भी अकुंडली नहीं है, कोई भी मतलब अकुंडली मतलब कुंडल, सब कुंडल पहने, तो कुंडल पहले ज़माने में किसे पहनाया जाता था? जो एजुकेटेड होते थे, ठीक है। तो वो कोई अमुकुटी नहीं है। अमुकुट क्या कि सबके सर पे एक मुकुट है, क्राउन है। दैट मीन्स टू शो कि मतलब ये पुरी का जो दिखा रहा है कि मुकुट कौन पहनता था पहले ज़माने के, विद शोभा हो रैंक, जिन, हाँ। रैंक के कारण भी। तो आज हम जैसे लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं ना, तो रैंक भी होता था। तो तरह तरह के, और ऐसे भी पुराने ज़माने में बाल अपने बांध करके रखे जाते थे, उसे खुला नहीं रखा जाता। आज फैशन है खुला रखना, पहले ज़माने में बांध करके उसे अच्छे से मुकुट उकुट में धारण करके रखा जाता था। सो पीपल ऑफ रैंक लिव इन अयोध्या, देयर इज़ नोबडी हु इज़ पुअर। तो ये लोग हैं अयोध्या के जैसे हैं। तो इनका आर्ट से मैं इसलिए आपको कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्राइड इन द ड्रेसिंग अप ऑफ पीपल। अब किसी ने मुकुट पहना है तो सुंदर ही मुकुट पहना होगा ना, ऐसे थोड़ी कि मतलब सर पे कुछ भी बैठा लिया। कुंडल है तो ऑब्वियसली कुंडल है वेरी वेल मेड, ठीक है। उसके बाद वो नहा धो करके अच्छे से तेल मालिश करके अभ्यंगम करके नहा करके उसके बाद अपने आप को सैंडलवुड पेस्ट से डाल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। और ये एक वर्णन आता है जिसमें कहते हैं कि दे लुक लाइक चेस पीसेस, द पीपल लुक लाइक चेस पीसेस ऑफ ऑन अ चेस बोर्ड। तो पुराने ज़माने में जो चेस बोर्ड होती थी, आज तो हम लोग बड़ा बेसिक सा चेस बोर्ड रखते हैं, तो पुराने ज़माने में बड़े बड़े फिगरीन्स होते थे, उनको बहुत सुंदर से सजा करके बनाया जाता था। अब इतनी जगह नहीं थी इतना सारा वर्णन लिखने के लिए, तो मैंने नहीं लिखा है। और रही आर्ट की बात, तो आर्ट के बारे में हमें और कैसे पता चलता है? तो कौशल्या जी का जो पैलेस है उसका वर्णन आता है, बड़ा सुंदर पैलेस है। तो उन्होंने घर में क्या किया है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, जो अगर हम व्याख्या पढ़ते हैं उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, लिखा है इट हैड पेंटेड वॉल्स। तो चित्र गृह लिखा था। तो चित्र का मतलब पेंटेड नहीं होता है कि जैसे हमने पीला कर दिया लाल कर दिया, ये मतलब नहीं होता है। अंग्रेजी में थोड़ा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है मीनिंग। हाँ मीनिंग पेंटेड वॉल्स। तो हमारे यहाँ पे पेंटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे अब राजस्थान में जाएंगे तो पूरा सुंदर सुंदर कहानियाँ बनी है। अच्छा, अब आपको लगेगा क्या सिर्फ ये इंडिया में होता है? नहीं, मैं जब इजिप्ट गई थी तो वहाँ पे वैली ऑफ द किंग्स एंड वैली ऑफ द क्वींस हैं, जहाँ पे वो ग्रेव्स हैं उनके। तो अगर आप वैली ऑफ द क्वींस में जैसे नेफरतिति के ग्रेव में गए तो वहाँ पे पूरा पेंटेड है, वहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक सब पेंटेड है। और क्या पेंटेड है? वो उसमें कहानियाँ पेंटेड हैं, कहानियाँ ऑफ उनकी जो हिस्ट्री है कि हम यहाँ से आए, वो इस प्लैनेट से आए, वो इधर से आए, तो इस तरीके का पूरा पेंटेड है उनकी हिस्ट्री। तो वैसे ही सुंदर सुसज्जित आपको कैकेयी जी का महल मिलता है। और आप वर्णन देखिए कितने सुंदर हैं वो, मतलब कितने अच्छे वस्त्र लोगों ने पहने। फिर राम जी के आप महल आए तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैचूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो स्टैचू ऑब्वियसली दिस इज आर्ट, राइट। उसके बाद लिखा है तोरण है, ये महाकपाट तोरण, ठीक है, तोरण, और वो सारे सुंदर हैं। और दीवालों पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो हम अगर किसी को देखना है तो ये थाईलैंड के जो राजा हैं उनका जो महल है वो वैसा बना हुआ है। तो वहाँ पे लिखा है कि मोतियों से जड़े हुए हैं, वैदुर्य से जड़े हुए हैं। अच्छा, मोती और वैदुर्य और विदुर, जैसे मैं संस्कृत के नाम बोल रही हूँ, मोती इज पर्ल, वैदुर्य इज क्रिसोबेरल कैट्साई, जिसे हम लहसुनिया का एक हम हिंदी में उसे लहसुनिया कहते हैं, बट इट्स अ वेरी इट्स मोर प्रेशियस। हाँ, इट्स द नेम इज क्रिसोबेरल कैट्साई, कोरल। अब देखिए ये जो और मणि, हीरे, हीरा पन्ना, ये सारी चीज़ों से वो सुसज्जित है। ये आज के ज़माने में बड़ा ईजी है क्योंकि हम आज ब्रीड करके पर्ल्स निकाल रहे हैं। पहले ज़माने में आपको डुबकी लेके सीप को निकाल के, सो पर्ल्स वर वेरी एक्सपेंसिव इन दोज डेज। पर्ल्स एंड कॉरल्स वर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज यू हैव टू गो डाइव, टेक आउट दोज मदर ऑफ पर्ल्स फ्रॉम देयर, एक्सट्रैक्ट द पर्ल। आज तो आप उसे घर में बैठ के कल्टिवेट कर लीजिए, राइट। तो वहाँ पे इतनी महंगी और सोने में बनी हुई और खूब सुंदर, इतने सुंदर कि वो आपको हिप्नोटाइज कर सकते थे, आपको मंत्रमुग्ध कर दे। मंत्रमुग्ध इज यूर हिप्नोटाइज बाय द ब्यूटी। सो आर्ट एंड कल्चर वाज मैसिव। एंड वहाँ पे फिर एंटरटेनमेंट भी था। तो उसमें है कि जैसे कि मेल एंड फीमेल की नाटक मंडली होती थी और फिर कुछ फीमेल्स की ही नाटक मंडलियाँ थी। तो सिर्फ औरतें भी एंटरटेन करती थी, आदमी और औरत दोनों भी एंटरटेन करते थे। उनकी टोलियाँ बोली गई हैं, सो ग्रुप्स, जैसे आप थिएटर के तो ये। सो इतना हमें अद्भुत वर्णन मिलता है कि वहाँ पे क्या था। और वहाँ पे हमेशा म्यूज़िक चला रहता था।
इतना मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही थी तो मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें अपनी पुस्तक में लिख नहीं पाई, तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो पुस्तक पढ़िएगा तो और भी आनंद आएगा आपको, इतना पढ़ा था। और रोड्स और भी बहुत बहुत डिटेल्स हैं, आप और पूछिए, बहुत लंबा हो जा रहा है। मैम अभी आपने राम जी के धर्मात्मा होने का जिक्र किया। जी। धर्म क्या होता है? और क्योंकि मानव जीवन की जो अंतिम पड़ाव मृत्यु जो होता है, मृत्यु के बाद एंसेस्टर्स तो चले जाते हैं हमारे, तो उसके बाद श्राद्ध का क्या रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है? अच्छा, दैट विच सस्टेन्स इज धर्म, जो हमें सस्टेन करता है, जो धारण करता है, वो धर्म है। नेचर को भी धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का क्या धर्म है? अग्नि का धर्म है हीट। आइस का क्या धर्म है? कोल्डनेस, राइट? आइस इज वेरी कोल्ड, वाटर मे बी वार्म, वाटर मे बी व्हाटएवर, आइस का धर्म कोल्ड है। तो इससे हमें धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। और रही श्राद्ध की बात, जो बहुत श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। जो बहुत श्रद्धा से उत्पन्न है उसे श्राद्ध कहा जाता है। तो श्रद्धा उसमें आ लग जाए, जैसे दशरथ के पुत्र राम हैं, वो दाशरथ हैं, ठीक है? तो संस्कृत में ऐसे मीनिंग्स बनते हैं, इसीलिए जो श्रद्धा से उत्पन्न है वो श्राद्ध है। तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम अपने एंसेस्टर्स को नमन करते हैं, उनके लिए हम उनको रिमेंबर करते हैं। तो श्राद्ध जो है हमारे हिंदू कैलेंडर में आता है, नवरात्रि के पहले श्राद्ध आता है। तो ये एक बहुत सॉम्बर टाइम है। सॉम्बर टाइम है लाइक सोबर, मतलब इसमें हम ज़्यादा फेस्टिविटीज़ बहुत ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि हम उस समय अपने एंसेस्टर्स को रिमेंबर करते हैं। एंसेस्टर्स को रिमेंबर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो मिला है, हमें जो ये शरीर मिला है, हमें जो घर गृहस्थी, शरीर, हमारे थॉट्स, हमारा नेचर अच्छा या बुरा, वो सारी की सारी चीज़ें हमें एंसेस्टर्स से मिले गए हैं। और ये बहुत साइंटिफिक है। हमारे जीन्स कहाँ से आए हैं? जैसे अगर आपको मैं देखूँ, आपकी नाक किसकी है? आपके पिताजी की होगी, पिताजी से पहले उनके दादाजी की होगी, दादाजी पर दादा से होगी, राइट? अब मैं देखूँ तो मैं अपनी दादी और नानी की तरह दिखती हूँ, मेरी दादी और नानी अपनी दादी और नानी की तरह दिखते होंगे, है ना? तो हम जनरेशन से जो आ रहे हैं, अगर हम जेनेटिकली भी देखें तो जीन मैपिंग करें तो 7 जनरेशन्स तक हमारे जीन्स रहते हैं हमारे में। तो इसलिए कम से कम 7 जनरेशन, इसीलिए आप 7 जनरेशन्स का देखेंगे। तो जेनेटिकली अगर हम देखेंगे तो जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं हमारे पूर्वजों के। और श्राद्ध हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम सिर्फ 12 जनरेशन्स तक जाएं, सो इट टेक्स 8,000 पीपल अप्रॉक्सीमेटली फॉर अस टू बी अलाइव टुडे। 8,000 एंसेस्टर्स ओनली इन 12 जनरेशन्स। इसका सारा मैथ मैंने श्राद्ध पे एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल है नीना राय, यूट्यूब पे जाइएगा, तो वहाँ पे श्राद्ध का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसमें हम श्राद्ध इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए हमारे काफ़ी सारे एंसेस्टर्स होंगे जो अतृप्त मरे। किसी को पानी नहीं मिला होगा, कोई प्यास से मरा, कोई भूख से मरा, किसी को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मरी, किसी के पास पैसे नहीं थे। हर एक ह्यूमन डिज़ायर, हर एक आत्मा को किसी न कोई ना कुछ चाहिए। तो वो जब आते हैं तो वो किसी एक इच्छा से आते हैं। श्राद्ध के समय बोला जाता है कि वो आते हैं हम, और हमें उनको देना चाहिए। इसीलिए हम दान पुण्य का काम उस समय करते हैं श्राद्ध के समय। और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि वो देखना चाहते हैं कि आप उन्हें याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, अब देखिए श्राद्ध के 2 मीनिंग इस तरीके से आते हैं। एक तो ये स्पिरिचुअल मीनिंग है जो पार जा चुके हैं। दूसरा है कि जब वानप्रस्थ हो जाते थे, तो वानप्रस्थ वो उस समय श्राद्ध के समय, क्योंकि बारिश के समय में ये होता है, तो वो जंगलों से वापस आते थे, इसलिए तो उनको नए कपड़े हम देते थे। तो हम क्या दान करते हैं? कपड़ा, खाना, कंफर्ट की चीज़ें, पैसा, ताकि वो जब वहाँ रहें, जंगलों में रहें, तो उनके वानप्रस्थ जीवन हो गया ना। संन्यास आश्रम से पहले का आश्रम, वानप्रस्थ हो गया। संन्यास में भी आप कर लीजिए, तब पर भी उनको चीज़ों की तो ज़रूरत है ना, आपको कपड़ों की ज़रूरत होगी। अब ठंड है, बारिश है, इसमें आपको बच के तो रहना ही है। तो ये दोनों मीनिंग्स श्राद्ध के समय आते हैं कि वी लुक आफ्टर द पीपल बिकॉज ऑफ हुम वी आर हियर टुडे, राइट? ये कहा गया है हमारे धर्म में, ये कहा गया है। अगर आप पूजा पद्धति देखेंगे या जो भी देखेंगे, आप वेद पुराण में देखेंगे, तो कुछ का मानना है देवों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे एंसेस्टर्स। दे हैव द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स
दैट वी कैन गेट। तो सबसे ज़्यादा हमें ब्लेस करने वाले हमारे एंसेस्टर्स हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण की भी बात करें तो वाल्मीकि रामायण में किसी भी शुभ कार्य के पहले श्राद्ध किया जाता था। तो जब राम जी, लक्ष्मण जी, उनके भाइयों की शादी जब तय हो जाती है तो शादी करने के पहले दशरथ जी श्राद्ध करते हैं। वो कौन सा श्राद्ध करते हैं? वो नांदी श्राद्ध करते हैं। नांदी श्राद्ध में क्या होता है? हम गैया को देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं जिनसे उनका फ़ायदा हो। तो वो श्राद्ध करते हैं, वो जो ज़रूरत है तो वो दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? भाग्योदय के लिए करते हैं, अभ्युदय के लिए करते हैं। अभ्युदय मतलब हम चारों तरफ से हमारा उदय हो। क्यों उदय होगा? हमारे एंसेस्टर्स सुखी रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, है ना? क्योंकि अगर एंसेस्टर को प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमें भी आएगी ही। मैं आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। तो ह्यूमन बॉडी पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक एक्सपेरिमेंट ने, एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने अपनी आई थिंक इट वाज सलाइवा के मॉलिक्यूल्स उसने कहीं एक पेट्री डिश में रख दिया, या कुछ उसने अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स निकाल के रखे थे और सोचा था अभी मैं इसको काटूंगा और अपने मतलब बॉडी को काट करके मैं और रखूंगा। तो उसने देखा कि जैसे वो सोच रहा था उसकी जो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स थे, मतलब उसकी बॉडी के जो सेल्स थे, जो वो पेट्री डिश में जो भी वो देख पा रहा था। सी आई एम नॉट अ साइंस बैकग्राउंड पर्सन सो आई डोंट हैव द राइट टर्मिनोलॉजी। जो भी स्ट्रक्चर था उसका, हाँ, उसमें उसने उथल पुथल देखी। तो उसने ये देखा कि हमारी बॉडी से हमारे सेल्स अलग भी रह जाते हैं तो वो हमारी सोच पे उनका अफेक्ट पड़ता है। सो वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग हार्म टू आवरसेल्फ इवन दो द सेल इज नॉट इन आवर बॉडी इज रिएक्टिंग टू दैट, and therefore if our ancestors are not happy we are inheritors of their cells, we are inheritors। कॉन्शियसनेस तो है, कॉन्शियसनेस की नहीं बात है, आपकी सेल, आपके ऑर्गन्स वो उसी जेनेटिक मटेरियल के हैं ना, आप उन्हीं के क्रोमोसोम्स तो लेकर के आए हैं। गोत्र क्या है? गोत्र जो है वो मेल साइड से आ जाता है। गोत्र ऐसे दोनों होता है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। बाकी के जो 23+ ये जो हैं, जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, वो भी तो आए हैं हमारे, उन्हीं से तो हैं। सो वाई विल दे नॉट बी अफेक्टेड? दे विल बी अफेक्टेड। सो ये एक स्पिरिचुअल है, इसीलिए कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, जैसे जो भी स्पिरिचुअल इसमें जाता है, जैसे मैं बहुत ये सब करती हूँ, तो हमें एक गुरुजी ने क्लियरली बोला था कि आप कहीं भी जाइएगा, do not spit here and there, do not piss here and there, and definitely not under a tree। ये नहीं कि 10 लोग उस पर कुचल के जा रहे हैं, उस पर नहीं, क्योंकि आपके बॉडी के सेल्स हैं उसमें, they are going to hurt, if they are going to hurt then you are going to hurt। इसी से मतलब तरह तरह की नज़र लगती है। इसे बाल कपड़े, ऐसे ही नहीं कि किसी भिखारी को दे दिया आपने अपने कपड़े। दान भी सोच समझ के किया जाता है, मतलब अच्छे लोगों को दिया जाता है। हर किसी को अपनी लैपटॉप एक भिखारी को नहीं देना, मतलब जो उसके काबिल है उसको दिया जाता है। तो इसमें एक बहुत स्पिरिचुअल साइंस है श्राद्ध में भी, और साइंटिफिक रीजन है। हर चीज़ एनर्जी कंटेन करती है अपनी। यस जी, आपने अभी 7 जनरेशन का जिक्र किया। 7 जो नंबर है, अयोध्या से कैसे मुझे समझ में आता है, अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, हरिद्वार, कांचीपुरम और द्वारकापुरी, सप्तपुरी, ये जो सप्तपुरियाँ ही मोक्षदायिनी बताई गई हैं। हाँ, मोक्षदायिनी है। हाँ। तो ये 7 नंबर 108 जो 108 माला होती है वो 108 ही क्यों होता है? ये सप्त ऋषि भी होते हैं 7। तो ये मैथमेटिकल इसका कुछ सिंबलिज्म है वास्तु में या? है। देखिए वास्तु साइंस, देखिए षडंग कहते हैं, वेद को पढ़ने के लिए वेदांग षडंग होते हैं। तो उसमें आपको पहले क्या सिखाया जाता है? शिक्षा किसकी होती है? अक्षर को कैसे बोलना है, व्याकरण सिखाया जाता है, निरुक्त सिखाया जाता है, एटमोलॉजी सिखाई जाती है, कल्प सिखाया जाता है, ज्योतिष सिखाया जाता है। तो हमें कॉस्मोलॉजी सिखाया जाता है, ज्योतिष सिखाया जाता है। तो अब मैथमेटिक्स को नहीं देखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स हम ज्योतिष से निकालते हैं, ठीक है? तो हमने पहले क्या किया, ह्यूमंस ने पहले क्या ऑब्जर्व किया, हम कहाँ थे, who are we, where are we, why are we here। तो why are we here में वेदों में क्लियरली लिखा है। हमें नहीं पता कि हम क्यों आए हैं, और हमारा मतलब why were we created, we don't know why we have come here, but we exist, that is the truth। Then they started mapping the cosmos around them। तो this is why there is Hindu cosmology। तो कौन सा कल्प है, कौन सा मनवंतर है, उन्होंने सारे मैप किए। अब उसको मैप करने के लिए आपको गणित चाहिए होगी। कैसे मैप किया? ज्योतिष में।
तो अगर आप अपना सोलर सिस्टम देखेंगे तो हमारे सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट्स हैं? सन, मून, मर्करी, वीनस, अर्थ, देन वी हैव सैटर्न, जुपिटर, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, राइट? इतना मानते हैं. जो बाकी जो 2 प्लैनेट्स हैं, दे वेरी कोल्ड, दे वेरी फार अवे, सो देयरफॉर वी डोंट, नेपच्यून, प्लूटो, उनको हम इंक्लूड नहीं करते. प्लूटो को तो कभी दी जाती है उपाधि, कभी हटा ली जाती है. इट्स लाइक वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. ये टोटल 7 है, तो हमें दिखने में 7. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 7. इसीलिए जब हम पिराम्बुलेट करते हैं, जब हम परिक्रमा भी लेते हैं, तो हम कम से कम 7 बार परिक्रमा लेते हैं, क्योंकि वी आर मिमिकिंग the work of our solar system, because this is what we have, right? जैसे हमने अभी बात किया कि विमान जो थे देवों के थे, तो हम अब सोलर सिस्टम को करते हैं. अच्छा, अब जैसे कि वशिष्ठ मुनि आए राम जी से मिलने या जो भी, तो जो हमसे, जैसे वाल्मीकि रामायण के मैं समय का बता रही हूँ, तो जो हमसे बहुत बड़ा ज्ञाता होता है, हाँ, तो ज्ञान भी क्या होती है? एक लाइट होती है, राइट, जो हमें मिलती है. तो जैसे सूर्य से हमें लाइट मिलती है, तो हम उनको रिस्पेक्ट के लिए हम, जैसे अर्थ इज़ रोमिंग अराउंड द सन, तो वैसे ही हम उनकी भी परिक्रमा करते हैं. तो पुराने ज़माने में राम जी और ये सब परिक्रमा करते थे, जो साधु संत होते थे, तो उनकी परिक्रमा का पूरा वर्णन दिया है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ 7, व्हाई 7 इज़ इम्पॉर्टेंट. राहु केतु को इसीलिए नहीं, 9 भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे आप 9 देखिएगा, बट राहु केतु क्योंकि अदृश्य हैं, छाया ग्रह हैं, तो उनको नहीं इंक्लूड किया जाता है. इसीलिए 7 फिजिकल बॉडी में 7 एक्शन 7. और रही 108 की बात, तो 108 जो आया है वो डायमीटर से आया है. अर्थ एंड सन के बीच में कितने डायमीटर्स आ जाते हैं? अर्थ एंड मून के बीच में अर्थ के कितने डायमीटर्स जाते हैं? तो वो हम देखेंगे कि वो 108. इसीलिए 108 का महत्व है. ये सारा का सारा ज्योतिष से निकला है, और ज्योतिष से ये जो नंबर्स निकले हैं, इसीलिए ये फिर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. और इधर ही से फिर हमारे स्टोन्स निकले हैं कि किस ग्रह के लिए क्या पहनना है, उस कलर का, उसकी वैल्यू का. तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इधर से आता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक इवेंट्स. दिवी में क्या हो रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया. दिवी क्या है? जो मतलब बियॉन्ड, मतलब अंतरिक्ष के जो आगे, अंतरिक्ष क्या, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, जो हमारा मैक्सिमम है, जहाँ तक अर्थ का जो है स्फेयर, उसके आगे दिवी है, भू है, भू. सो 3 हम चीज़ें मानते हैं. पाताल, आताल, पाताल, विताल भी है, बट उसमें नहीं. हम ये इन तीनों पे देखते हैं. ये सब कॉस्मोलॉजी में आता है. तो ये हम पुराने ज़माने के जो लोग थे, ये मूवमेंट्स देखा करते थे, उसके हिसाब से ये डिसाइड करते थे, अच्छा अब ये सीज़न शुरू हुआ है. तो इसीलिए देखिएगा कि जिस दिन यूनिवर्स शुरू हुआ, ब्रह्मा जी ने जो शुरू किया, वसंत ऋतु का वसंत पंचमी, इसीलिए है, ये सीजन्स वहीं से आए हैं. और देखिएगा आपकी नेचर में एक ये नेचुरल रिदम है. आप देखिएगा जो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, हमें लगता है कि ये सब क्या है, ये सब तकियानुसी बातें हैं. मैं बचपन से इसको पढ़ के ऑब्जर्व कर रही हूँ. तो आप देखिएगा साल में 2 बार एनिमल्स विल रिप्रोड्यूस. एक वसंत के टाइम पे, तो जैसे अभी के समय ये सब अभी ले करके घूम रहे हैं कि हम नेस्ट कहाँ बनाएंगे अपना. जैसे वसंत ऋतु आएगा ये अंडे देने शुरू कर देंगे. वैसे ही एक इस समय वसंत में और एक सावन में, तो ये 2 टाइम है. तो सावन में देखिए सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, राइट. सो दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूसिंग. अभी नहीं दिख रहे हैं, फट शुरू हो जाएंगे, है ना. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस टू इट. एंड इन सब को डेट वाइज लिखा गया है कि ये दिन है, और ये कहाँ से आया है. ये सारा प्लैनेट्स के, ग्रहों के गोचर से आया है, कि वो कब घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कितना सर्कल बना लिया. ये सारा वहाँ से है, ये सारी साइंस वहाँ से आई है. एंड दिस इज़ अ होल एस्टैब्लिश्ड साइंस. आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ये अपने राज खोलेगी. या पढ़ लीजिए या देखिए. मैम, अयोध्या के लोगों की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या थी? धर्म और स्पिरिचुअलिटी, वो क्या क्या फॉलो करते थे. तो मैं आपको एक बात बताती हूँ. शुरुआत में ही वर्णन है कि हवन किए जाते थे. तो हवन कौन कर रहा है अयोध्या में? तो राम जी की माता जी कौशल्या जी श्री का हवन कर रही हैं. श्री का हवन क्यों किया जाता है? धन के लिए, राज्य के लिए. देखिए 8 लक्ष्मी होती हैं, ठीक है. तो ये श्री का हवन कर रही हैं. लोगों को बहुत बड़ी ये गलत फहमी है कि औरतें धर्म का काम नहीं करती, औरतें ये नहीं करती, औरतें, वो पहले ज़माने की औरतें,
पर रामायण में तो हवन कर रही हैं, वो हवन की लकड़ी उठा के ला रही हैं, और उनके महल का वर्णन ही है कि वहाँ पे ये सब पूजा पाठ चल रहा है, वो हवन कर रही हैं, राइट। इसका मतलब औरतें भी धर्म कर्म का काम करती थी। तो देखिए जैसे कैकेयी जी लड़ाई में गई, ये धर्म का काम काज करती हैं, तो उनकी माँ धार्मिक थी तो वो हवन पूजा करती थी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे लोगों का कहना है कि पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे, नहीं, पहले मंदिर भी हुआ करते। रामायण में पूरा है कि देवालय या जो भी मंदिर का है वर्णन है एक, वहाँ पे राम जी मंदिरों की बात कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे अगर हम फिलॉसफी के हिसाब से बोलें तो जो हिंदू फिलॉसफी या जो भी बोलें योग जिसे हम कहते हैं, तो उस ज़माने में सांख्य योग हुआ करता था जो नंबर्स से बड़ा रिलेटेड था। तो हर चीज़ में एक नंबर था। जैसे आपने बोला ना अभी आप दशरथ जी के बारे में बता रहे थे कि वो इतनी इंद्रियां, इतने ये, तो ये कहाँ से आया, ये नंबर्स कहाँ से आए, ये सब सांख्य योग से निकले हैं। सो योगा का जो आज सिस्टम है ये भी कहते हैं सांख्य योग से है। तो वो तंत्र और योग सांख्य से निकला हुआ है, और ये सारे के सारे वेदों से निकले हुए हैं। तो दिस इज़ द फिलॉसफी, दिस इज़ द थिंग। सो सांख्य योग का हुआ करता था, प्रचलन था उस समय। और वेदांग, षडंग के बारे में हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि ये ज्योतिष और ये सब पढ़ा करते थे, ठीक है। तो ये सारी पढ़ाई होती थी उस ज़माने में भी। उसके बाद हाँ, षडांग का था, ज्योतिष मैंने सबको बताया आपको कि व्याकरण, निरुक्त, ये सब पढ़ाया जाता था, राइट। इसीलिए ये सही एजुकेशन के कारण ये इंटेलिजेंट और स्मार्ट बने, राइट। द राइट एजुकेशन वॉज गिवन टू देम। उसके बाद एक वर्णन है, मैंने देखा है, अब हम इसे स्पिरिचुअलिटी में ही लेते हैं, ज्योतिष वगैरह तो मैंने आपको मेंशन कर दिया, पामिस्ट्री का भी वर्णन है। तो जब वनवास होता है तो एक वहाँ पे छोटी सी लाइन है कि, और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री में। तो वहाँ सीता जी को राम जी मना करते हैं जाने से वन में, कि वन में बहुत डेंजर्स हैं एंड राक्षस बहुत हैं, तुम्हें खा जाएंगे। वो डरते हैं, वो नहीं चाहते थे वो आए वहाँ पे। डरते क्या, वो ही इज़ नॉट स्कैर्ड, ही इज़ स्कैर्ड समथिंग विल हैपन टू हर, ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हर एट ऑल कॉस्ट। तो वो कहती है नहीं, हमारा किसी ने ना हाथ दिखा था, दीज आर माई वर्ड्स, राइट। कहती है हमारी हाथ में वो रेखा है कि हम वन जाएंगे, तो हम आपके साथ वन जाएंगे। तो इसका मतलब कोई पामिस्ट्री कर रहा है ना वहाँ पे। तो पामिस्ट्री वहाँ पे होती थी। हाँ। उस ज़माने से पामिस्ट्री हमारे देश में, हमारे धर्म में है कि भाई हाथ दे करके फॉर्च्यून बताया जाता था। उसके बाद श्राद्ध का मैंने आपको बोला कि शादी के पहले श्राद्ध, तो श्राद्ध वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दशरथ जी ने श्राद्ध किया अपने एंसेस्टर्स के लिए ताकि उनके सारे बेटों का अभ्योदय हो, मतलब भाग्योदय हो या अभ्योदय हो, ठीक है। उसके बाद गीता में चैप्टर 4 श्लोक नंबर 1, वो श्लोक मैंने इस बुक में भी दिया है। हमें ज्ञान योग के बारे में पता चलता है, ज्ञान योग उसे कहेंगे, अगर संस्कृत में हम करेक्टली प्रोनाउंस करें तो ज्ञान कहते हैं उसे, ज्ञान योग के बारे में। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, इमम विवस्वते। तो ये जो नॉलेज है ज्ञान योग की, पहले मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे ही ज्ञान योग की परंपरा चली आ रही है। तो ज्ञान योग के फॉलोअर्स थे ये लोग। सांख्य, ज्ञान योग, ये तो खुद कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही बताया था। तो ब्रीफली इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ईसोटेरिक प्रैक्टिसेस मैं वहाँ पे देखती हूँ जो स्त्री भी करते थे, आदमी भी करते थे। ऑब्वियसली बिना पढ़े लिखे कौशल्या जी तो हवन मंत्र उच्चारण नहीं कर सकती है ना, तो ये सारा होता था। सो आई होप विद दिस अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन has been sorted, and I hope people get an idea of what are the spiritual practices. And I'm happy to say that we as a race, as a culture, have still retained those practices. आज भी हमारे घर में हवन होता है, आज भी हम श्राद्ध करते हैं, चाहे लोग माने या ना माने। अब देखिए मेरा ये कहना है कि सूरज है, अब कोई अंधा बोले कि अब सूरज नहीं है और दिन और रात कुछ नहीं होता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। हम क्या है, एक्सेप्ट करते हैं। जो एक्सेप्ट करता है, जो मानता है, वो फॉलो करता है, उसको उसके लाभ मिलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब जो नहीं मानता वो उसकी इग्नोरेंस है, तो इसमें हमें नहीं पढ़ना है। बट एज अ पीपल आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी आर स्टिल फॉलोइंग द कस्टम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, वी हैव स्टिल मेंटेन्ड आवर कल्चर टू अ वेरी लार्ज
इफेक्ट वी हैव मेंटेन देम। हम आज भी श्राद्ध करते हैं, हम आज भी पामिस्ट्री, मतलब यहाँ से पामिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड गई है, यहाँ से न्यूमरोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड गई है, यहाँ से ज्योतिष ऑल ओवर द वर्ल्ड गया है, ट्रू नॉर्थ के कॉन्सेप्ट्स यहाँ से गए, वास्तु के कॉन्सेप्ट्स यहाँ से गए, अब वो वहाँ पे अब फॉलो करते हैं, अब वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, जो हमारे योग वगैरह में इतने सालों से हम सिखा रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के योग, तरह तरह की पद्धतियाँ, तंत्र मंत्र यंत्र, अब वो कर रहे हैं, अब वो उनको फेमस होना है आज के दिन में, तो वो भी अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने उसके लिए काफ़ी सारा करते हैं। सो एज अ रेस यू मेंटेन्ड अ कल्चर very well and very nicely, and I hope so that we do it for the next 4 billion years till the time the sun exists, है ना जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों में भी मेंशन्ड हैं, और हमारी अयोध्या जैसी नगरियों के घर भी पिरामिड जैसे दिखते थे। साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हर ओर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि हर ओर अयोध्या जी और राम जी का वर्णन है, विवरण है, पर राम जी की जय हमें सिर्फ बोलनी नहीं है, अपने आचरण से, कंडक्ट से, चरित्र से करके दिखानी है। राम जी ध्यान करते थे, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से प्रेम करते थे, राम जी भेदभाव नहीं करते थे, और राम जी धर्म के मार्ग पर चलते थे। हमें भी इन्हीं सब विशेषताओं को, क्वालिटीज़ को अपने चरित्र में ढालना है। अगर आपने ये एपिसोड टीवी पे देखा है तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं आप तो पीएमसी हिंदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए सायोनारा आपका प्यारा, मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूँगा दोबारा किसी नए लेखक लेखिका के साथ, करेंगे खूब सारी ज्ञान अनुभव की बात। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।